घर जाना पड़ेगा। हेलो, चलो भाई, आप सब बहुत देर से वेट कर रहे थे, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, तो अब जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। चैट में फटाफट हेलो लिख दो, मुझे ही पता लग जाएगा कि आप सब आ गए हो। हाँ जी, वेरी गुड। चलिए फिर, आप सब वेट कर रहे थे काफी देर से, है ना? कोई नहीं, अभी धीरे धीरे टाइम का जो शेड्यूल है वो फिक्स हो जाएगा। थोड़ा बहुत अप डाउन अभी हो रही है ना, स्टार्टिंग है इसीलिए, तो जो भी टाइमिंग है। हाँ जी, हेलो, रवि शंकर कुमार। चलिए, हम लोग देखते हैं कि 12 के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और फिर कौन कौन से चैप्टर स्टार्ट करने हैं अपने को। सबसे पहले ना एक बहुत अच्छी बात है, आप सबको मैं क्या करने वाला हूं पता है? वैसे तो मैं क्लास में भी जिन बच्चों को दिक्कत होती है, तो पहले मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स बता देता हूं। और आपको पता है कि 11th क्लास में भी आपको पढ़ाया ही था, और 12 क्लास में भी इसकी जरूरत पड़ती है, बेसिक मैथमेटिक्स। आप लोग नाम जानते होंगे, क्योंकि आप 11th पढ़ के आए हैं, तो वहां पर भी आपने पढ़ा होगा इस चीज को। काफी काम का चीज होता है बेसिक मैथमेटिक्स, ये आपको समय के साथ पता चल गया होगा, जब आप 11th में थे तब भी, और अब जब आप 12 में आ गए हैं तब भी, है ना? इसमें बेसिकली दो चीज बहुत ज्यादा यूज होता है कि नहीं? कौन कौन सा चीज? एक, अवकलन। देखो, कहने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स में छोटे छोटे चीज और भी हैं, लेकिन एक अवकलन और एक समाकलन, जिसका चर्चा अक्सर मैं करता हूं। इन दोनों चीज की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है हम लोगों को जब भी आगे पढ़ते हैं। 11th पढ़े थे तब भी, और 12 में भी बार बार आता है ना? 12 में भी आप मान के चलिए कि 2-3 चैप्टर ऐसा होगा जिसमें इन दोनों चीज की जरूरत बहुत पड़ेगी। तो हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट होगा ना, मैं इसी को स्टार्ट करने वाला हूं। 1-2 क्लास लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बारीकी से सब कुछ पढ़ा दूंगा। बट ध्यान ये रखना है कि इन दोनों चीज को जो मैं सिखाऊंगा, इन दोनों के कुछ रूल्स बताऊंगा, उस रूल्स को बढ़िया से रिवीजन करके आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? और मैं बता दूं कि बताने के लिए तो मैं 8-10 रूल इसमें बता दूंगा, 8-10 रूल इसमें बता दूंगा, लेकिन मेनली आप 2-4 रूल को याद रखना नहीं है, छोड़ो ना, 2-3 तो नहीं, वैसे काम 2 से चल जाता है, लेकिन आप जो 4 रूल्स है ना, वो बढ़िया से याद रखिएगा। इसमें भी 4 रूल्स याद कर लीजिएगा, और इसमें भी 4 रूल्स याद कर लीजिएगा। 4 रूल्स ओनली। यार, आप इतने बड़े दिमाग में 8 बातें नहीं याद रख सकते हो आप क्या? और वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ रूल्स हैं, कुछ क्या कहते हैं, उस रूल से रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स होगा, जो क्वेश्चन होगा, हाँ जी, मैं उसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। मैं आपको उसका पीडीएफ भी दे दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सके, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताना भी, कोई दिक्कत आएगी तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, है ना? तो ये दोनों हम लोग मूलभूत गणित यानी बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। खैर, ये तो पढ़ेंगे, इस चीज को स्टार्ट तो करेंगे हम लोग कल। अब हमें आगे क्या करना है वो सुनो। आज मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा सिलेबस का दे दूं, देख लीजिए सिलेबस में क्या क्या चीज है ना? हमें क्या क्या पढ़ना है अपने सिलेबस में, आपके सामने है, देख लीजिए। हमें अपने सिलेबस में बेसिकली ये सब चीज पढ़ना है। आप जानते हैं जो पहला यूनिट है अपना, उसका नाम है विद्युत चुंबकत्व, सभी को पता है। जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारा है विद्युत चुंबकत्व, है ना? नाम से ही क्लियर है, विद्युत का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो। चुंबकत्व का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मीन्स व्हाट? कई बार मैंने इस चीज को डिस्क्राइब किया है। इलेक्ट्रो क्या चीज है? इलेक्ट्रो से मिलता जुलता कोई चीज बताओ आप। इलेक्ट्रॉन।
जो विद्युत है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रो से मिलता जुलता क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या है? ये एक प्रकार का आवेश है। यानी हम इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आवेश के बारे में। जितना भी चीज आप देख रहे हैं उसमें बेसिकली आप मैक्सिमम चीज जो पढ़ने वाले हो उसमें सब कुछ आवेश के कारण, आवेश की वजह से ही आती है। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आवेश के बारे में। और चुंबकत्व का मतलब कुछ मैग्नेट्स के बारे में, कुछ चुंबक के बारे में, उसका क्या चुंबकीय गुण है। जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब आवेश गतिमान होती है तो विद्युत धारा आता है, और विद्युत धारा के आने से चुंबकीय गुण कैसे आता है। तो बेसिकली आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी आवेश के बारे में पढ़ोगे, और चुंबकत्व यानी चुंबक के कुछ गुण के बारे में पढ़ोगे कि विद्युत धारा आने के कारण चुंबकीय गुण कैसे आ जाती है। फिर उसी विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसमें चुंबकीय बल कैसे लगता है, यही सब पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर चुंबकीय बल के बारे में ही पढ़ेंगे कि चुंबकीय बल कैसे काम करता है ना। तो दो चीज इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो करेंगे आवेश के बारे में, और फिर उसकी वजह से जो गुण उत्पन्न होती है चुंबक की, उसके बारे में। चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना, चुंबकीय बल लगना किसी आवेश पर, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, पहला चैप्टर जो मैंने कहा था स्टार्ट करूंगा, वो मूलभूत गणित ही होगा। पहले मैं बेसिक पढ़ाऊंगा जिसमें मैं आपको अवकलन समाकलन पढ़ाऊंगा। फिर हम लोग आ जाएंगे स्थिर वैद्युत। अब थोड़ा सा इंट्रो है तो जस्ट मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं क्विकली, ज्यादा टाइम लैप्स नहीं करते हैं। स्थिर वैद्युत में क्या करने वाले हैं, नाम से स्पष्ट है। स्थिर, स्थिर का मतलब रुका हुआ, विराम। और वैद्युत का मतलब अभी तो मैंने आपको बताया था, इस वैद्युत का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर भी वही चीज है। और इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश। स्थिर आवेश, आवेश रुका हुआ है, आवेश विराम में है, तो उसमें कौन कौन से गुण होंगे। तो जब आवेश विराम में होती है तो कौन सा गुण होता है, आप लोग जानते हैं सभी बच्चे? अगर आपका आवेश विराम अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, तो कौन सा गुण होता है? बेसिक ही है, बट आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो लिख भी लेंगे। जो आवेश विराम में होता है वह उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है भाई? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कहते हैं। आप लोग पढ़ें इसका संकेत ई वेक्टर। क्योंकि जब आवेश आपका गति में आएगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, हाँ या ना। और विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो चुंबकीय गुण आ जाएगा। यानी जो विराम है उसमें सिर्फ विद्युत क्षेत्र है। विराम आवेश में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता होती है, विराम आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन वही चीज गतिमान आवेश आ जाए। अच्छा, किसी भी चीज को गति में लाते हैं तो कितने तरीके से गति में ला सकते हैं, सोचो आप जरा। एक गति होगा एक समान, सोच के देखो। जैसे मान लीजिए किसी का गति है 10 मीटर प्रति सेकंड, और वो 10 मीटर प्रति सेकंड से उम्र भर चलता गया, तो ये क्या चीज है? एक समान गति। लेकिन कोई अपनी गति को बार बार चेंज कर रहा है। किसी का गति 10 से शुरू हुआ और वो बढ़ते बढ़ते 20 तक गया, फिर कुछ देर बाद वो अपनी गति को घटा के 5 कर लिया, फिर गति को बढ़ा के 50 कर लिया। ये जो गति है वो गति बढ़ भी रही है और घट भी रही है। इसमें क्या हो रहा है? गति का बढ़ना त्वरण कहलाता है, पता होगा आप लोगों को, और गति का घटना मंदन कहलाता है। तो ये त्वरित गति हो गई। तो जब आपकी आवेश एक समान गति में होती है तो उत्पन्न करती है विद्युत धारा, याद रखिएगा। तो एक समान गति का बात करिए, अगर एक समान गति में हो अगर आवेश, एक समान गति में कौन हो? आवेश। याद रखिएगा, बहुत बेसिक है और कॉम्पिटिशन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। एक समान गति में जब होती है आवेश तो ये उत्पन्न करती है विद्युत धारा। जो विद्युत धारा होती है उसमें जो आप आवेश को देखोगे वो एक समान गति में चलता है। तो एक समान गति में अगर आप चल रहा है वो उत्पन्न किया विद्युत धारा, और विद्युत धारा उत्पन्न करने से क्या हो गया? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो गई। यानी एक समान गति में जब आपकी आवेश होगी तो इसमें दो चीज आ जाएगा। क्या? विद्युत क्षेत्र तो होगा ही, क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। उसके अलावा इसमें एक चीज और आ जाएगा, कौन? विद्युत क्षेत्र एवं क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। याद रखेंगे आप इन चीजों को। जब कोई आवेश एक समान गति में होती है तो उसमें विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है वो, और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है? विराम आवेश क्या उत्पन्न करेगा? सिर्फ विद्युत क्षेत्र। लेकिन एक समान गति में जो आवेश है वो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। एक बेसिक से इंट्रोडक्शन
जो आपको पता होना चाहिए। और जो आवेश त्वरित होगा वो क्या करेगा? एक्सेलरेटेड चार्ज। त्वरित आवेश क्या करेगा? तो जब भी आवेश में त्वरण आएगी तो वो उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और उसमें एक चीज और आ जाती है, ये वाली चीज देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या जाती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर आपका कोई आवेश त्वरित है, यहां लिख देता हूं, यदि आवेश आपका त्वरित है तो इसमें क्या होगा? एक तो होगा विद्युत क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, याद रखिएगा, और तीसरा हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंग मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण, है ना? ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह चलती है, वो तरंग होता है। वैसे वो समय के हिसाब से आपको बताऊंगा, जस्ट मैं एक बेसिक बात बोला हूं, 11th में आपने पढ़ा होगा, है ना? तरंग के बारे में, तरंग एक पूरा यूनिट पढ़ना है आपको, तो बचपन में 9th क्लास में भी तरंग आपने सुना होगा, है ना? तो इसमें जब आपकी आवेश त्वरित होगी तो याद रखेंगे, इस बात को दिमाग में सेट कर लो, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग। कहाँ गया? ये यहाँ रहा, सॉरी, ये प्रेरण था, ये विद्युत चुंबकीय तरंग देख लो, यहाँ है। तो जब आपकी आवेश विराम में होती है तो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। जब आपका आवेश एक समान गति से चल रहा होता है तब क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। और जब आपका आवेश त्वरित होता है तब क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर है? तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है कि बताइए एक त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करती है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंग। एक विराम आवेश क्या उत्पन्न करता है? सिर्फ विद्युत क्षेत्र। एक समान गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। खैर, तो हम लोग स्थिर विद्युत में क्या पढ़ेंगे? विराम आवेश के बारे में। और विराम आवेश में क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। यानी हम यहां पे पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, है ना, विद्युत विभव, नाम तो सुना होगा। तो इन सब चीज के बारे में हम पढ़ेंगे कहां? स्थिर वैद्युत के अंदर। ठीक है, फिर उसमें समविभव पृष्ठ आएगा, खैर बहुत चीज आती है, लेकिन मेन मुद्दे को ये समझो कि विराम, जब आवेश जब विराम में होती है तो उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत बल के बारे में, है ना? विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र सब काफी सिमिलर होता है ना? वो क्षेत्र, वो जगह जहां पे बल आरोपित होती है दो आवेश के बीच में, वही अपना विद्युत क्षेत्र है। तो खैर समय के साथ उस सबको परिभाषित करेंगे, समझेंगे, बट अभी आप इतना समझ लो कि जब आवेश विराम में होती है तो विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, उसी में आ जाएगा नेक्स्ट स्थिर वैद्युत का दूसरा पार्ट है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम। ये भी स्थिर वैद्युत का ही पार्ट होगा, है ना? तो एक ही चीज है, ये स्थिर वैद्युत में ही दोनों आ जाएंगे। इसको स्थिर वैद्युत 1 और इसको स्थिर वैद्युत का पार्ट 2 कहते हैं, तो दोनों इसी के में आ जाता है। फिर हम लोग थर्ड चैप्टर में जाएंगे तो पढ़ेंगे विद्युत धारा। अभी अभी मैंने आपको समझाया, क्या आवेश जब गतिमान होगी तो क्या उत्पन्न होगा? विद्युत धारा। आपका वायर है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विराम में रहता है कि चल रहा होता है? चल रहा होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन गतिमान रहता है। अच्छा, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? प्लस या माइनस? पता है सबको? इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस होता है। तो इलेक्ट्रॉन में माइनस मतलब क्या हो गया? अपोजिट। तो आपकी इलेक्ट्रॉन जब आगे चल रही होती है इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन का गति होता है, तो आपको पता है विद्युत धारा इधर होता है। याद रखिएगा, बेसिकली बच्चे इसमें गलती करते हैं या उनको याद नहीं रहता है, जस्ट उसके लिए बता रहा हूं। अगर आपका इलेक्ट्रॉन आगे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां चल रहा है? आगे की तरफ, तो विद्युत धारा किधर होगी? पीछे की तरफ। और अगर इलेक्ट्रॉन आपका पीछे की तरफ चल रहा है तो विद्युत धारा आगे की तरफ होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है ना, उसके विपरीत में होता है विद्युत धारा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है। समझो, एक तरीके से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, इसके अंदर उल्टा गुण है। धनात्मक ऋणात्मक दो गुण है ना, तो कैसा है ये? अपोजिट। इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण जब धारा आगे जाती है तो इलेक्ट्रॉन पीछे चल रहा होता है। ठीक है, चलिए, तो विद्युत धारा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपका गतिमान होता है, और विद्युत धारा को आप फील ले सकते हो हमारे वायर में। जितने भी सुख सुविधाएं आज आप उठा रहे हैं, पंखे का मजा ले रहे हैं, एसी का मजा ले रहे हैं, क्या चीज है वो सब किसकी वजह से है? विद्युत धारा की वजह से। तो विद्युत,
और आपको अगर महसूस करना है कि सही में इलेक्ट्रॉन चल रहा है कि नहीं, तो आप वायर्स में पता होगा, जब हमें कभी चेक करना होता है कि विद्युत धारा है कि नहीं, तो टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। और कभी गलती से अगर हाथ टच हो जाए तो फिर तो मजा ही आ जाता है, फिर तो पूरा का पूरा विद्युत धारा हमारे रोम रोम में बहने लगता है। तो विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चलना, है ना, वो मूव करता है वायर के अंदर तो उत्पन्न करता है विद्युत धारा। तो यहां तक जो आप पढ़ रहे थे वहां आपका आवेश विराम में था, इलेक्ट्रॉन विराम में था। जब आप विद्युत धारा में आ गए तो आपका इलेक्ट्रॉन गति में आ गया, आपका आवेश गति में आ गया, तो विद्युत धारा का पार्ट हो गया। फिर संधारित्र, ये भी आवेश के विराम का ही गुण है। संधारित्र में आपको पता होगा जो हम लोग फैन में यूज करते हैं, कंडेंसर, उसको कैपेसिटर भी कहते हैं, फैन में यूज करते हैं ना। तो मैं लेके आऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी। तो मैं जो जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो सब मैं डिवाइस अपने पास रखूंगा, आपको दिखाऊंगा भी। प्रकाश में भी जरूरत पड़ती है प्रिज्म की, तो मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। आगे पढ़ेंगे स्लैब आता है, फिर वो भी हमारे पास है, तो उसको भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली देखेंगे, तो ये तो आपने सबने देखा होगा, पंखे में जो कैपेसिटर लगा होता है, देखा ना आपने? हाँ हाँ, करंट को छूने से करंट लग जाता है। तो उसी तरीके से जो संधारित्र है, जो कैपेसिटर है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर भी आप बोलते हो। तो संधारित्र में क्या होती है? संधारित्र में हम आवेश को संचित करते हैं, है ना। इसके अंदर हम ऊर्जा या आवेश को संचित करते हैं। ऊर्जा संचित करने का क्या जरूरत है? आपको पता है, जहां पर भी हमको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, उच्च विभव चाहिए, वहां पर संधारित्र हमें उच्च विभव देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से विद्युत ऊर्जा संचित रहेगी, है ना, या आप बोल सकते हो आवेश संचित रहेगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो अपना संधारित्र है वो एक प्रकार का क्या है? एनर्जी और चार्ज स्टोरेज डिवाइस। ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम विद्युत ऊर्जा कह सकते हो आप, या विद्युत आवेश को संचित करके रखते हैं। और आप भी जानते हैं जहां विद्युत ऊर्जा संचित होती है वहां वोल्टेज बढ़ जाता है। तो कहीं पर भी अगर ज्यादा वोल्टेज की हमें जरूरत होती है तो उस जगह पे हम लोग, कभी सडनली अगर आपको हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आप संधारित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जा और आवेश संचित है, और ऊर्जा आवेश संचित होने से उसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो एक संधारित्र का वोल्टेज काफी हाई होगा, उसमें काफी ऊर्जा संचित होगी, काफी वोल्टेज होगा। और जहां पर भी हमको उच्च विभव, उच्च वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे? संधारित्र का। तो ऐसे ही हम लोग फैन में यूज करते हैं संधारित्र को, आपको पता ही है। फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट जिसमें आप लोग डिस्कस करोगे आवेश का विराम, आवेश की गति, सबका। अब क्या होगा? इसी विद्युत धारा के कारण कौन कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। एक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा? कोई वायर है, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या होगा? उस वायर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र, पढ़े ना। तो विद्युत धारा के प्रवाहित करने से, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है विद्युत धारा के कारण, उसे ही हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। याद रहेगा? तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि एक वायर में विद्युत धारा प्रवाहित हुई, और स्टेट ने बताया था कि जब किसी वायर में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना किसके कारण से होता है? विद्युत धारा के कारण से। तो विद्युत धारा के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, उस चीज का अध्ययन हमको लोग करने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में, है ना। तो इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित करेंगे आगे चल के? बी वेक्टर से। जैसे विद्युत क्षेत्र के लिए आपने ई कहा था, वैसे चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या है? बी वेक्टर, है ना। तो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, जिसका आप लोग अध्ययन करोगे। कोई तार होगा, तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है, तो ये होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आगे चल के फिर पढ़ेंगे चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल में क्या पढ़ेंगे वो देखो, बेसिक सा कंसेप्ट। जब कहीं भी विद्युत क्षेत्र होगी, क्या होगी? विद्युत क्षेत्र। रुक जाइए, मैं सबको एक साथ मिटाता हूं। हाँ, मैंने कहा कि जब कभी भी विद्युत क्षेत्र होगी, आपको बताया जाएगा। मैंने क्या कहा था? विद्युत क्षेत्र का संकेत क्या है? बी वेक्टर। तो मान लीजिए कहीं पे विद्युत क्षेत्र है, आप ये क्रॉस का मतलब जानते हैं? क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड, डॉट का मतलब होता है आउटसाइड, है ना। तो मान लीजिए कि हमने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, किसके अंदर? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक आवेश को रखा, गतिमान आवेश को। तो ऐसा देखा गया
कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिमान होती है तो उस पर बल आरोपित होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल भी लगती है। विद्युत बल जैसे आप पढ़ते हैं ना, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल का लगना, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या लगता है, चुंबकीय बल। थोड़ा सा अगर कोरिलेट करने का कोशिश करो तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको पता हो कि F का यानी विद्युत बल का E के साथ जो संबंध है वो क्या होता है, F बराबर Q इंटू E। तो ये है किसका बल, विद्युत बल। ये किसका सूत्र है, विद्युत बल का। उसी प्रकार से चुंबकीय बल कैसे लगता है, चुंबकीय बल का भी बड़ा सिंपल सा फंडा है। चुंबकीय बल के लिए कुछ नहीं करना है, बल का तो संकेत तो आपको पता है F। चलिए ये विद्युत बल है तो मैं E लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स। चुंबकीय बल है तो चलो मैं इसको M लिख देता हूं, मैग्नेटिक फोर्स। तो जब भी चुंबकीय बल लगती है, आगे चल के आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आप मुझे बताइए, जैसे चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपने इस्तेमाल किया था ई, देखो कितना सिमिलर है। वैसे ही सॉरी, विद्युत क्षेत्र के लिए आपने किया था इस्तेमाल ई, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या होता है, बी। तो आप ई के जगह पे लिखेंगे बी। आवेश के जगह आवेश ही रहेगा। बस एक बात याद रखना है आपको कि इसमें गति भी होती है। आवेश जब गति में होता है तभी चुंबकीय बल लगती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्थिर वैद्युत में आवेश स्थिर में रहता है, लेकिन जब भी चुंबक की बात होती है तो वहां पे आवेश गतिमान रहता है। तो आवेश को गतिमान में होना जरूरी है, और शायद उसी के कारण आपको पता हो कि आवेश जब तक गति में नहीं आएगी तब तक चुंबकीय बल नहीं लगता है। याद भी रखेंगे जो आप नया चीज सीख रहे हैं। हेलो।